Hello students, our next topic is responses to abiotic factors. Okay, एक्चुअल में मैंने एबायोटिक फैक्टर का डिस्कशन कर दिया था जिसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और भी चीज़ें थी। उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी फिजियोलॉजी पे या प्लांट के फिजियोलॉजी पे, मतलब कुल मिला के मतलब बायोटिक मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब ये दिया हुआ है कि रेस्पॉन्स क्या होता है एबायोटिक फैक्टर का हमारी बॉडी पे। जैसे अब हम लोग अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जाएँ क्या रेस्पॉन्स आएगा, बहुत लो टेम्परेचर में जाएँ क्या रेस्पॉन्स आएगा, ह्यूमिड एरिया में जाएँ क्या रेस्पॉन्स आएगा, प्लांट को अगर ये चीज़ें फेस करने को मिले तो क्या रेस्पॉन्स आएगा। इसी को रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। रेस्पॉन्सेज में ये होगा कि उसकी बॉडी में चेंजेज आएंगे। अब वो क्या क्या चेंजेज आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअल में चेंजेस की तो बात कर ही रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आते हैं, चेंजेस दोनों में आते हैं, चाहे वो कोल्ड ब्लडेड हो चाहे वार्म ब्लडेड हो। ये बोला जाता है कि जो वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक होते हैं जिनकी होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड रहती है। एक टर्म आता है होम्योस्टेसिस, आप सबने नाम सुना होगा, बताया भी था मैंने होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस द फिनोमिनॉन बाय विच ऑर्गेनिज्म कीप कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट थ्रू आउट द लाइफ। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी थ्रू आउट द लाइफ, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को थ्रू आउट द लाइफ कंस्टेंट मेंटेन करके रखता है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब वो मेंटेन कैसे होगा, तो कुछ न कुछ हमारे बॉडी में चेंजेज आएंगे। अब वो चेंजेज क्या आएंगे, जैसे बताया भी था कि व्हेन वी गो इन समर आउटसाइड, अगर हम समर में बाहर जाते हैं उस कंडीशन में हमारी बॉडी से तुरंत स्वेटनिंग शुरू हो जाती है। अब स्वेटनिंग शुरू हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीट का इम्पैक्ट आ रहा है। वो हीट का इम्पैक्ट हमारे बॉडी के इंटरनल को डैमेज ना करे, हमारी बॉडी तुरंत फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है। क्या शो करती है, स्वेटनिंग करेगी। सॉरी, जब हम बाहर में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब लो टेम्परेचर है, उसमें जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग करेगी। शिवरिंग में हमारी बॉडी के मसल्स जो है आपस में एक दूसरे को फ्रिक्शन करते हैं जिसका कारण हीट जनरेट होता है। तो ये शिवरिंग हुआ, स्वेटनिंग हुआ, ये हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई। हम बिहेवियरल भी शो करते हैं। बिहेवियरल में शो करेंगे कि अगर विंटर है तो क्लोज फिस्ट हो जाता है, बॉडी थोड़ी सिकुड़ी रहती है। अगर वार्म है तो हम सेड रीजन देखते हैं या ऐसी जगह देखते हैं जहाँ वेंटिलेटेड हो, हवा लग सके, या कोल्ड रीजन में भागते हैं। ये हमारी बिहेवियरल में आती है। एनिमल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में नहीं होता। हाँ, प्लांट में नहीं होता, क्योंकि बिकॉज प्लांट कैन नॉट मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब प्लांट, इसीलिए तो प्लांट को बोलते हैं कि उनमें होम्योस्टेसिस नहीं होता, जिसका कारण उनको हम कन्फॉर्मर बोलते हैं। एक होते हैं, इसी आधार पर 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक बार मैं उसको बता दूं, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। 3 ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन करके रखते हैं, उनको तो बोलते हैं हम रेगुलेटर्स। दीज आर रेगुलेटर्स, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, रेगुलेटर। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल के कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग में अपने इंटरनल को चेंज करते रहते हैं, दैट आर कॉल्ड रेगुलेटर्स, दैट आर कॉल्ड कन्फॉर्मर। Conformers, and some are others which maintain their constant body temperature up to a certain limit. After that they keep constant temperature. These are called partial regulator. Partial regulator. This is external environment. This is external level, and this one is internal level. This one is internal level.
अब इसमें क्या हो रहा है देखा जाए तो एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग में कन्फर्मर में देखा जाए तो एक्सटर्नल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो इंटरनल को चेंज करते जा रहे हैं, जिसका कारण ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। रेगुलेटर में कोई चेंजिंग नहीं है, एक्सटर्नल चाहे बढ़े चाहे घटे अपने इंटरनल लेवल को वो कंस्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। पार्शियल में क्या हो रहा है कि एक लेवल तक तो चेंज हो रहे हैं, उसके बाद ये अपने बॉडी को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, जैसे ग्राउंड स्क्वायरल हो गए, श्रीव्स हो गए। ये जैसे जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर लो होते जाता है ये इंटरनल को धीरे धीरे वार्म करते हैं। वार्म करते करते एक आएगा कंडीशन जो ये फिक्स कर लेगा, अब उसके आगे कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसके अगर आगे बहुत ज़्यादा अगर एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो हो सकता है दैट में लीड टू डेथ, दैट में सफ़र फ्रॉम सीरियस कंडीशन। ये कंडीशन इनमें आ जाती है कि इनमें कोई सीरियस कंडीशन आ जाए, हो सकता है डेथ हो जाए, लेकिन एक लेवल तक ये चेंज करते हैं उसके बाद कंस्टेंट कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट्स क्या होता है हमारी बॉडी पे या ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे? बेनिफिट ये होता है होम्योस्टेसिस का कि जिनमें होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, या उनकी बॉडी की इन्वायरमेंट से फाइट करने की कैपेसिटी, रेजिस्टेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जी कंजर्व रहती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो 3 आदमी हो गए, ए, बी और सी। ए जो है वो ऑफिस जा रहा है, किससे? साइकिलिंग करके जा रहा है, साइकिलिंग करके जा रहा है। बी जो है वो किससे जा रहा है? बाइक से जा रहा है। और सी जो है वो कार से जा रहा है विथ एसी चला रखा है। अब क्या होगा कि जो आदमी कार से एसी में बैठ के गया ऑफिस में जाएगा तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कंजर्व है। जो आदमी बाइक से गया, हीट को फेस करते गया या एयर को फेस करते गया, कोल्ड को फेस करते गया, उस आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी इससे कम होगी, क्योंकि बॉडी उसकी एनर्जी लॉस्ट कर चुकी है। तीसरा जो साइकिलिंग करके गया, पूरी बॉडी एनर्जी खर्च करके गया, वो पहुंचते पहुंचते ऑफिस थक जाएगा, वर्किंग एफिशिएंसी सबसे कम होगी। सेम कंडीशन होता है इन रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर और कन्फर्मर में। रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि इनकी बॉडी कांस्टेंट है, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी सबसे हाई होगा, और यही रीज़न है कि रेगुलेटर्स जो है वो चाहे सहारा डेजर्ट हो और चाहे आर्कटिक रीजन हो, दोनों जगह सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि रेगुलेटर कन्फर्मर में क्या होगा कि जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होता जाएगा, ये कन्फर्मर जो है वो अपने इंटरनल चेंज करते जाते हैं, और बाद में इनको सबसे ज़्यादा फाइट करना पड़ता है कन्फर्मर को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट वेरी स्मॉल एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन या आर्कटिक रीजन? तो उसमें यही होता है, सिंस होम्योस्टेसिस इज़ एनर्जेटिकली प्रोसेस। होम्योस्टेसिस जो होता है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं, अगर कोई काम नहीं करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम अब दिन भर बैठे हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है। हो रही है, हमारे हार्ट बीट में हो रहा है, हमारी पेरिस्टाल्सिस करने में हो रहा है, हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन में एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, डायफ्राम का मूवमेंट में एनर्जी लॉस हो रहा है जिसमें हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, आई ब्लिंकिंग तक में एनर्जी लॉस होती है, फूड को डाइजेस्ट तो वो तो बता ही दिया कि पेरिस्टाल्सिस में हो रही है, ये तमाम चीज़ों में। इसके अलावा हीट जनरेशन, बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में हो रहा है। तो ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, या ये बोलते हैं कि होम्योस्टेसिस इज एन एनर्जेटिकली प्रोसेस। उसमें भी थर्मो रेगुलेशन इज, ये कह सकते हो कि मोस्ट एनर्जेटिकली प्रोसेस, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, एज वेल एज थर्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस का फंक्शन होता है क्या? थर्मो रेगुलेशन। देखो होगा क्या थर्मो रेगुलेशन में, अगर थर्मो रेगुलेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो एक ऑर्गेनिज्म मान लो ए है जिसकी बॉडी साइज ये है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म ये है बी जिसकी बॉडी साइज ये है। अब क्या होगा कि जिसकी बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी सरफेस एरिया कम होगा, जिसकी बॉडी साइज जितनी छोटी होगी एक्सपोज्ड एरिया या पर वॉल्यूम एरिया उसका उतना ज़्यादा होगा। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिख भी रखा है कि द सरफेस एरिया इज द सरफेस एरिया, आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन लिख रखा है, मैं अभी बता देता हूँ, 1 मिनट। ये दे रखा है आपकी बॉडी में, एनसीईआरटी में आपके कि स्मॉल एनिमल्स लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम।
स्मॉल एनिमल्स में क्या होता है, लार्जर सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, और वॉल्यूम के रिलेटिव में क्या होगा, इसकी सरफेस एरिया लार्जर होगी। इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो सरफेस एरिया या एक्सपोज्ड एरिया जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, कम होगी। अब हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी है तो हमारे बॉडी के ऊपर स्किन और मसल्स, ऊपर की जो लेयर है क्यूटेनियस लेयर, वही बॉडी को हीट मतलब फेस कर रही है टेम्परेचर को या कोल्ड को। जो इंटरनल हार्ट, लंग्स, किडनी है वो सेफ हैं, बहुत अंदर हैं। लेकिन एक हम अमीबा की बात करें, अमीबा का एक बॉडी है इस तरह से अगर, तो इसमें हर तरफ से हीट एनर्जी अफेक्ट कर रहा है, हर तरफ से इसमें क्या है, मतलब सरफेस एरिया जो है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में ज़्यादा है, एक्सपोज्ड एरिया ज़्यादा है इसका, जिसके कारण इसकी जितनी एनर्जी होती है वो हीट लॉस में एक्सपेंस हो जाएगी, और हीट लॉस में एक्सपेंस हो जाने के कारण इसकी बॉडी में क्या होगा, एक तरह से कि मेटाबॉलिकली एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगी, और ये उस कंडीशन में नहीं रह पाएगा जहाँ सर्वाइव हो सके। सर्वाइव हो ही नहीं सकता, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन से ये होता है इसका। तो यही रीज़न है कि स्मॉलर एनिमल्स जो होते हैं वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दे हैव ग्रेटर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपेयर में उनकी सरफेस एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो यही बता रहे थे कि रेगुलेटर्स में क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। थर्मो रेगुलेशन की कंडीशंस आपको पता है क्या क्या होती है। थर्मो रेगुलेशन में एक दो तरह से होगा। ये एक तो हमारी बॉडी मतलब ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस होती है जो कि हमारी बॉडी की कंस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी। दूसरा हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, शिवरिंग, स्वेटनिंग होगा। तीसरा हमारी बिहेवियरल होगा जो हम किसी तरह से उसको फेस करेंगे। तो ये कंडीशंस इन दोनों की, रेगुलेटर और कन्फर्मर की होती है, पार्शियल रेगुलेटर की। अब होता क्या है कि इनको किसी तरह से जो अनकम्फर्ट जोन, अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसको इन्हें पार करना होता है। तो उसको पार करने के लिए अब ये क्या करेंगे, कन्फर्मर की बात मैं कर रहा हूँ। कन्फर्मर जो हैं उनको क्या होता है कि जब अनकम्फर्टेबल कंडीशन आएगी या अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, उस अनफेवरेबल कंडीशन में या तो ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करेंगे, उस तरह से काम चला लें, या फिर इनके पास दो अल्टरनेटिव बचेगा कि या तो वहाँ से ये माइग्रेट कर जाएं या फिर सस्पेंड हो जाएं। तो इनमें दो अल्टरनेटिव बचता है कन्फर्मर में। अब माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा कन्फर्मर में एक और भी फिनोमिनन होता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन में भी चले जाते हैं या समर स्लीप में, विंटर स्लीप में, या एस्टिवेशन समर स्लीप में चले जाते हैं। तो इनके पास, कन्फर्मर के पास दो अल्टरनेटिव बचता है, एक माइग्रेशन और दूसरा बचता है इनके पास सस्पेंड। वैसे एक चीज़ और बता दूं कि माइग्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है कन्फर्मर में हो। माइग्रेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन होता है वो रेगुलेटर्स भी परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि हाउ कन्फर्मर क्या कहेंगे उसको, पास्ट देयर, या हाउ कन्फर्मर फेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में कन्फर्मर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे फेस करते हैं, तो उनकी फेस करने का कंडीशन ये होता है कि या तो वो कन्फर्मर जो होंगे माइग्रेट कर जाएंगे, या फिर सस्पेंड हो जाते हैं, या फिर हाइबरनेट हो जाते हैं, या फिर एस्टिवेशन में चले जाते हैं। इतनी अल्टरनेटिव्स इनके पास आती है। अब ये है क्या, देख लो। माइग्रेशन में ये होता है, दो तरह का होता है माइग्रेशन। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। अच्छा, इसमें भी है लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल, दो तरह का होता है। बर्ड्स ज़्यादातर करती हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट एबिलिटी या फ्लाइट कैपेसिटी बोल सकते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे होंगे केवलादेव बर्ड सेंचुरीज में साइबेरियन क्रेन आते हैं। ये साइबेरिया से आते हैं। जब साइबेरिया नॉर्दर्न रीजन है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, माइनस में टेम्परेचर जाने लगता है, उसके पहले से ये भाग आते हैं। ये आ जाते हैं केवलादेव बर्ड सेंचुरीज भरतपुर में।
वहाँ पे पूरी विंटर ये पास करेंगे। जैसे ही फ़ेब के बाद मार्च आएगा, धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होगी, ये अगेन माइग्रेट करके साइबेरिया ट्रांसफ़र हो जाते चले जाते हैं। इनकी जो फ्लाइट एडेप्टेशन होती है वो, या एफिशिएंसी कही है, नॉट एडेप्टेशन, फ्लाइट एफिशिएंसी 120 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसके कारण ये इतनी दूर माइग्रेट करके चले जाते हैं। इसके अलावा हिमालयन बर्ड्स भी है, हिमालयन बर्ड्स भी आती है। जो हिमालयन बर्ड्स होती हैं ये भी प्लेन एरिया में आ जाती हैं। जब वहाँ पे हिमालयन रीजन में स्नोफॉल शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन आ जाता है, तो ये उससे नीची पहाड़ी पे आ जाती हैं, एकदम प्लेन में नहीं आते हैं ये। अगर हिमालयन रीजन है, मान लो सपोज़ दैट कुल्लू मनाली का रीजन है, तो ये शिमला तक चले जाएंगे। शिमला में बहुत कोल्ड होगा तो ये थोड़े से और नीचे आ जाएंगे। तो ये धीरे धीरे माइग्रेट करके हिमालयन बर्ड्स आते हैं। जैसे इधर वार्म कंडीशन होगा, फिर अगेन ये माइग्रेट करके ऊपर चलते जाएंगे। तो इनमें माइग्रेशन होता है, एक लैटिट्यूडिनल और एक लॉन्गिट्यूडिनल। तो इनमें यही होता है, एक पोलर रीजन से ऊपर से नीचे की ओर, ये आर्कटिक रीजन में आएंगे, इधर से इधर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे। एक ऐसे होता है यहाँ से ये एक मतलब है, ये ऊपर वाला लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा, ये लैटिट्यूडिनल हो जाएगा। इस तरह से माइग्रेट करके ये अपने आप को एस्केप करते हैं, बचाते हैं ये। तो ये माइग्रेशन होता है। सस्पेंड में देखो क्या होता है। सस्पेंड में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जनरली सस्पेंड लोअर ऑर्गेनिज्म करते हैं। जनरली सस्पेंड जो होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया है, क्लेमाइडी है, एक्टिनोमाइसिट्स हैं, या स्लाइम मोल्ड है। ये क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरिया है तो अपने चारों तरफ थिक रेजिस्टेंट स्पोर कवर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। ये सिस्ट के अंदर कब पैक कर लेते हैं अपने आप को। ये सिस्ट क्या करेगा, तो इनमें थर्मो रेगुलेशन का काम करेगा, हीट से कोल्ड से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये अपने सिस्ट को रप्चर कर देते हैं। जैसे बताया था माइग्रेशन में कि ये जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाते हैं, प्लेन एरिया में आ जाएंगे पोलर से। या कई बार प्लेन बर्ड्स भी होती है, जब बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे हाई अल्टीट्यूड पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, चली जाती हैं, तो मतलब हॉस्पिटेबल कंडीशन में आ जाते हैं। इनमें भी यही होता है, अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो सिस्ट बनाएगा, जब इसको हॉस्पिटेबल कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सिस्ट को रप्चर कर देगा और सिस्ट रप्चर करके इसमें से बाहर आ जाएगा, बाहर आ करके फिर अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी शुरू कर देगा। तो इनमें सिस्ट फॉर्मेशन बैक्टीरिया, फंजाई, स्मॉल माइक्रोब्स में होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन तो होता है जो डायापॉज कुछ समय के लिए अल्पकालिक होते हैं, मतलब बहुत ये कह लो कि 1 मंथ 2 मंथ के लिए होते हैं। जू प्लैंकटन में होता है, जनरली जू प्लैंकटन में होता है। इनमें क्या होता है कि ये कुछ समय के लिए डायपॉज, जैसे नहीं होता है कि हम कोई अगर वीडियो बना रहे हैं उसको पॉज कर दिया 5 मिनट 10 मिनट, पॉज ऐसा नहीं होगा कि आज पॉज करके फिर परसों से वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उसको। अब ये तो नहीं, इतना दूर तो मैंने कभी किया नहीं, पॉज करके रखा नहीं मोबाइल को। लेकिन ये है कि इनमें क्या होता है कि जू प्लैंकटन कुछ समय के लिए 1 मंथ 2 मंथ के लिए अपनी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप कर देते हैं और अपने सिस्ट बना करके इसके अंदर ये इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इनएक्टिव पड़े रहेंगे, ये इनएक्टिव पड़े रहेंगे इस सिस्ट के अंदर। अब सिस्ट बना करके इनएक्टिव पड़े रहेंगे, ये तब तक इनएक्टिव पड़े रहेंगे जब तक फेवरेबल नहीं आएगा। फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर इसमें से बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के फिर अपना नॉर्मल फिजियोलॉजी शुरू कर देते हैं। तो यही होता है कन्फर्मर के केस में कि कन्फर्मर जब अनफेवरेबल कंडीशन को पास करना होता है तो या तो माइग्रेट करेंगे, या तो सस्पेंड करेंगे, या फिर डायपॉज करते हैं। दो और है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन फ्रॉग में होता है, पोलर बियर भी करते हैं, आपको पता होगा। जब वो क्या होता है, मिट्टी के नीचे 5 फीट से 7 फीट नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे सारी फिजियोलॉजी बंद हो जाती है फ्रॉग की। सिर्फ उनके बॉडी में 2 चीज़ें चलती है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट चलता रहेगा धीरे धीरे, प्लस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं फ्रॉग। उसमें स्किन से रेस्पायर करते हैं, वो सॉइल के अंदर के जो डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, उसी से काम चलाते हैं अपनी फिजियोलॉजी मेंटेन जिंदा रखने के लिए। बाकी उनका फूड, फीडिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन सारा स्टॉप रहता है, बंद रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होता। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, बारिश होगी, पानी रिस करके नीचे जाएगा, जैसे उनको फील होगा कि नहीं अब ऊपर रेनफॉल हो चुका है, ऊपर फिर एक्टिव कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हाइबरनेशन।
समर स्लिप जो होता है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो इस तरह से बायोटिक फैक्टर का मतलब इम्पैक्ट आता है हमारे लिविंग पे, या इसी के आधार पर 3 कैटेगरीज बांटा गया है, कन्फर्मर रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, व्हाई रेगुलेटर्स आर सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। इसको लिख सकते हैं बिकॉज दे मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस। एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको, 2 मार्क्स 5 मार्क्स में जितना होगा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। ये था रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, थैंक यू।